सभी मित्रों को पीसी यादव की तरफ से सादर नमस्कार। तो आज हम आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। वैसे देखा जाए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद प्रायः लोग मानते हैं कि एक ही है, लेकिन आज हम बताएंगे बिंदुओं के द्वारा इसको समझाएंगे कि कैसे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है, और इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसे चर्चा इस बात की करेंगे कि मंत्रिमंडल शब्द क्या भारतीय संविधान में वर्णित है? क्या भारतीय संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द लिखा है? अगर लिखा है तो कहां लिखा है, और लिखा भी गया तो कब लिखा गया? इस पर भी हमारी गहरी नजर रहेगी। इसके साथ ही साथ भारतीय राजनेताओं का वह दिमाग चाचा चौधरी वाला, उसके बारे में भी विशेष रूप से हमारी नजर रहेगी। आप अंत तक वीडियो देखेंगे, यकीनन इस क्लास में आपको पूरा मजा आने वाला है। और इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति की वह जानकारी भी प्रदान करेंगे जिससे हो सकता है कि आप अभी तक अनभिज्ञ रहे हों। तो पहले देखते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली संचालित है। संसदीय शासन प्रणाली में एक नाम मात्र का कार्यपालिका होती है और एक व्यवहारिक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वह राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है, और व्यवहारता जो कार्यपालिका होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो होती है। आप इस बात से भी भिज्ञ होंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से या ब्रिटिश देश से ली गई है। जैसे ब्रिटेन में व्यवस्था है वैसे हमारे यहाँ भी व्यवस्था है। तो मंत्रिपरिषद में क्या है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का जो समूह होता है उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री यानी प्रधानमंत्री सहित राज्य मंत्री जो उनकी सहायता के लिए होते हैं, और उप मंत्री जो उन सब की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तो जो ये पूरा विस्तृत समूह है, जो पूरा का पूरा ये ढांचा है, वो क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद कहलाता है। और अगर इसके आधार पर मंत्रिमंडल को देखें तो मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। आपको हमने बताया कि ये इसमें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री, इनके जो समूह होता है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। लेकिन इसमें से जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है वो मंत्रिमंडल होता है। तो आप ये समझें कि मंत्रिमंडल समूह में क्या होगा? छोटा होगा, और मंत्रिपरिषद समूह में बड़ा होगा। दूसरा बिंदु अगर देखें, सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और यहां देखिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते। समझे? इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे मंत्रिपरिषद पूरा का पूरा समूह है, अब उसमें कैबिनेट मंत्री है, लेकिन यहां क्या दिखा रहा है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते। बात सही है, मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य होते हैं क्या कैबिनेट मंत्री होते हैं? नहीं होते। उसमें तो राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों के समूह को यहां मंत्रिमंडल कहा जाता है। आगे हम देखें, यह आकार में बड़ी होती है लेकिन महत्व कम होता है। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन ध्यान यह देना है, आकार में तो बड़ा होता है लेकिन पावर में, ताकत में कम होती है। और यहां देखें, यह आकार में छोटी होती है लेकिन महत्व ज्यादा है। महत्व ज्यादा इसलिए है कि ये जो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है, यही तो सब कुछ इसके अंदर वह पावर है जिससे शासन सत्ता के जो फैसले लिए जाते हैं यही लिए जाते हैं।
कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है वही पूरे के पूरे निर्णय लेता है। जब कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग होती है, जब बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल नहीं होता, उप मंत्री शामिल नहीं होते। तो आप समझे, तो शासन सत्ता से संबंधित जो फैसले लिए जाते हैं देश के लिए, वो कौन लेता है? कैबिनेट मंत्रियों का समूह लेता है, यानी मंत्रिमंडल लेता है। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। भारत की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या है? कैबिनेट है। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वही सर्वोच्च इकाई है प्रशासन की। पूरे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, कैबिनेट जिसको आमतौर पर हम लोग बोलचाल में कहते हैं, वही सर्वोच्च इकाई होती है। यह मंत्रिपरिषद का हृदय है। ये विचारक हैं रेमजे म्योर। रेमजे म्योर इसके बारे में बताते हैं, यह मंत्रिपरिषद का क्या है? हृदय है। मंत्रिपरिषद का हृदय क्या है? कैबिनेट मंत्री है। शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। आप इनके कथनों से समझ सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसकी क्या महत्ता है। इस वाक्य से समझ में आता है यह मंत्रिपरिषद का क्या है? हृदय है। शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसका कथन है रेमजे म्योर का। आप अगर मोटा मोटा समझें, अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को समझें। जैसे मैं यहां बता दे रहा हूं, जैसे ये पूरा का पूरा समूह, ये पूरा का पूरा समूह क्या है? मंत्रिपरिषद है। क्या है? मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद। अब इसमें कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, उप मंत्री भी है। ये सभी के समूह मिलाकर क्या बना? मंत्रिपरिषद हुआ। लेकिन जो ये कैबिनेट मंत्री है, ये कैबिनेट, यही शासन की जो सर्वोच्च इकाई है, यही कैबिनेट है, यही फैसला लेता है। तो एक कैबिनेट का जो समूह होगा छोटा होगा और मंत्रिपरिषद का समूह बड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट बोले तो मंत्रिमंडल, इसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। आप समझ गए, अंग्रेजी में इसको कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में यही अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को इस प्रकार समझें, संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या होती है? जिसमें प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद कहलाती है। जबकि कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। समझ गए? अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं। अब हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु देखिए। चर्चा क्या है? स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है ये कैबिनेट मंत्री जैसी पावर रखता है। आप ये मानिए कि जिस विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा उसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। स्वतंत्र प्रभार जिस विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय होगा या स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा उसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक होगी, जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यह उसमें शामिल नहीं होता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसको बुलाया जा सकता है और यह बैठक में सम्मिलित हो सकता है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के बारे में आपको जानकारी हो गई कि स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो होता है वह कैबिनेट जैसी ही पावर रखता है। अनुच्छेद 352 के पैरा 3 में अभी हमने आपसे चर्चा की कि क्या मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में है। तो यहां यह बता रहा है अनुच्छेद 352 का पैरा 3 कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है एकमात्र जगह। पूरे अगर भारतीय संविधान में देखें तो मंत्रिमंडल का जो शब्द है, मंत्रिमंडल जो शब्द है, केवल एक जगह प्रयोग में लाया जाता है। कहां लाया जाता है?
अनुच्छेद 352 के पैरा 3 में। और आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो मूल संविधान है, जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है, उसमें मंत्रिमंडल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। इसको शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में शामिल किया गया। आपको अगर ये मालूम हो कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। आप ये देखते होंगे 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन संविधान संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और 44वां जब संशोधन होता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और उसमें 352 के पैरा 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना वाजिब है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी मंत्रिमंडल शब्द डालने की? क्या जरूरत थी? जरूरत पड़ी कैसे? इसके पीछे की कहानी समझे। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। जब इमरजेंसी आई, आपातकाल लागू किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस समय जब आपातकाल आई 1976 में, उस समय राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? माननीय राष्ट्रपति महोदय फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। आपको मालूम है कि जो आपातकाल लागू किया जाता है, उसकी घोषणा कौन करता है? उसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और किसकी सिफारिश पर करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। जब फखरुद्दीन अली अहमद जी ने आपातकाल की घोषणा की, तो उस समय मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर नहीं किए थे। उस समय वो मौखिक सिफारिश पर ही आपातकाल लागू कर दिया गया। जब आपातकाल लागू कर दिया गया, हालांकि बाद में लिखित रूप में उनको दिया गया, लेकिन जो भारतीय शासन व्यवस्था में एक खामी दिखाई दी। खामी ये दिखाई दी कि मौखिक रूप से राष्ट्रपति महोदय को कहा गया, और राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल लागू कर दिया। जब सरकार बदली 1977 में चुनाव होता है आपातकाल के बाद, तो पूरी तरह से इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार अपदस्थ हो जाती है, और जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई पद ग्रहण करते हैं। तो वो जब ग्रहण करते हैं, तो उस समय 44वां संविधान संशोधन लाते हैं, और उसमें मंत्रिमंडल शब्द समाहित करते हैं, और वहां बताया जाता है अनुच्छेद 352, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत ही आपातकाल लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के पैरा 3 में यह बताया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे, तभी जाकर के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। अब आपको यह मालूम हो गया होगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मूल संविधान में नहीं था। उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया। तो ये तो रहा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। और यहां हम देखें, जो मंत्रिपरिषद होती है, अनुच्छेद 75 के पैरा 3 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। इस सेंटेंस को समझें, ये प्रसाद पर्यंत क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया था कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लें। प्रसाद पर्यंत जो पद होता है, उसका मतलब ये है, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आप जानते हैं कि जब लोकसभा में बहुमत रहता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद शासन सत्ता में बनी रहती है। जिस दिन लोकसभा में उसका बहुमत नहीं रहता, उस समय उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी वो सरकार नहीं रह पाती है। यहां प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह है, भले ही जो शासन सत्ता में जो दल है उसका भले ही बहुमत हो लोकसभा में, फिर भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। यही है प्रसाद पर्यंत का सीधा सा अर्थ। मतलब अगर बहुमत में भी सरकार है,
तब पर भी राष्ट्रपति महोदय मंत्री को, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के पद पर हैं, उनको हटा सकता है। तो आपके दिमाग में ये वाजिब है उठना कि काहे हटा देंगे, कैसे हटा देंगे। उसके हटाने के पीछे का लॉजिक ये है कि वैसे राष्ट्रपति महोदय किसी को हटाते नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री बनाए जाते हैं और उनको शपथ कौन दिलाता है? माननीय राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। जब मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा राष्ट्रपति महोदय से कि फला मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाए, तो वो हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति महोदय उसको हटा देते हैं, या तो वो इस्तीफा देते या तो बर्खास्त कर दिया जाए। यही है प्रसाद पर्यंत का मूल अर्थ। अब यहां देखते हैं जिसके बारे में हमने बताया, जो भारतीय संविधान को, भारतीय शासन व्यवस्था को दिशा और दशा प्रदान करते हैं, नेताजी। नेताजी का जो दिमाग है इतना तेज चाचा चौधरी की तरह चला। आप जब इस कहानी को समझेंगे तो माथा पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे। कहानी क्या है ये समझें। कहानी ये है कि अनुच्छेद 75 के पैरा 5 में ये लिखा गया है कि 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। जैसे माने कि अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री पद धारण करता है, उस समय वह संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको प्रधानमंत्री के पद पर या मंत्री के पद पर शपथ दिलाई जा सकती है। और वह कितने महीने तक उस पद पर बना रहेगा? 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक। 6 माह के पहले वह संसद के किसी भी सदन से सदस्यता ग्रहण कर ले, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, तब उसका मंत्री पद पर रहना वाजिब है। नहीं तो उसको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जैसी व्यवस्था संघ में है वैसी व्यवस्था राज्य में है। तो उस समय पंजाब राज्य में एक मामला आता है। A.R. चौहान बना पंजाब राज्य 2001 में। इसमें जो भारतीय संविधान में ये सेंटेंस लिखा गया, उसका कैसे नेताओं ने फायदा उठाया उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। फायदा कैसे उठाया? ये 1995-96 की बात है। उस समय पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में श्री बेअंत सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बेअंत सिंह। बेअंत सिंह को आतंकवादी हमले में मार दिया जाता है, वो आतंकवादी हमले में शहीद हो जाते हैं। तब उनके स्थान पर बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री पद पर श्री हरिचरण सिंह बराड़। श्री हरिचरण सिंह बराड़। जब हरिचरण सिंह बराड़ चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो जो बेअंत सिंह के पुत्र थे, बेअंत सिंह के पुत्र थे श्री तेज प्रकाश सिंह। श्री तेज प्रकाश सिंह को मंत्री पद पर शपथ दिलाई जाती है। जब तेज प्रकाश सिंह मंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वह मंत्री पद की शपथ लेते हैं। और यहाँ भारतीय संविधान में ये शब्द लिखा गया है, ये वाक्य लिखा गया है कि वह अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं मंत्री पद पर, अगर उसके पहले 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। विधानसभा, लोकसभा, जो भी वहां का सदस्य वो विधानमंडल है या लोक या संसद है, अगर सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ उनको विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन 6 माह के अंदर वे विधानसभा सदस्य के पद पर नहीं पहुंच पाए। विधानसभा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण नहीं की। तो मजबूर होके 6 माह जैसे बीतता है, उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब वहां क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी बराड़ जी के नेतृत्व में, वहां नेतृत्व परिवर्तन होता है। उनकी जगह, बराड़ की जगह श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल, श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल की मिनिस्टर के पद पर आसीन होती हैं। और फिर क्या होता है, खेला यहां शुरू होता है। श्रीमती भट्टल जब
सीएम बनती है, 1-2 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो फिर उनको शपथ दिलाई जाती है। किसको? माननीय तेज प्रकाश सिंह को। फिर वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, और मंत्री पद की शपथ लेते हैं किसकी आड़ में? इसकी आड़ में कि 6 माह के अंदर वो सदस्य बन जाएंगे। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि विधानसभा का कार्यकाल वही चल रहा है, केवल सीएम बदला जा रहा है। तो ये मामला श्री A.R. चौहान जी लेके जाते हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। चंडीगढ़ हाईकोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देता है, उनकी याचिका को खारिज कर देता है। तो ये जाते हैं कहां? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब जाते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा ही पेचीदा था भाई, 6 माह तक उस मंत्री पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 6 माह के लिए वो फिर बन गए। तो A.R. चौहान जी जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से सुना और इस पर लंबी बहस की और इस पर निर्णय क्या दिया? निर्णय यह दिया कि अगर कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद धारण करता है और विधानसभा हो या लोकसभा हो, वह भंग नहीं हो रही है। यानी कोई विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल विधानसभा का कार्यकाल होता है। अब उसी 5 साल में आप मंत्री पद पर पहुंचते हैं बिना सदस्य बने, और 6 महीने बन के सोचते हैं 6 महीने रहेंगे फिर इस्तीफा देंगे, फिर 6 महीने रहेंगे फिर इस्तीफा देंगे, ऐसे ही बनते रहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत कार्य है, असंवैधानिक है। विधानसभा जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में आप एक बार ही बन सकते हैं 6 माह के लिए। उसके बाद अगर आप सोचे कि हम फिर 6 माह बन जाएंगे, ये पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। तो आप समझिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार का डिसीजन दिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे चाचा चौधरी जैसे नेता हैं, किस तरह संविधान के एक एक अनुच्छेद के बीच में जो कहीं से भी संभावनाएं हैं, उनको वो तलाशते रहते हैं। वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय ने A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 में जो निर्णय दिया, उसके तहत निर्णय अब यह है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर अधिकतम 6 माह रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी जब तक कि विधानसभा अस्तित्व में है, लोकसभा अस्तित्व में है। अगली बार अगर पुनः फिर आम चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, फिर इलेक्शन होता है, फिर आप 6 माह के लिए बन सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखें, एसपी आनंद बनाम एच.डी. देवगौड़ा 1996, ये बात क्या था, इसको भी समझ लें। आपको मालूम है जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, माननीय एच.डी. देवगौड़ा जो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और उसको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करती है। तो उस समय एच.डी. देवगौड़ा जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। एसपी आनंद बनाम एच.डी. देवगौड़ा, ये बात मामला जाता है कोर्ट में, कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाता है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक वह संसद सदस्य बने बिना पद धारण कर सकता है। 6 माह अगर उसकी सदस्यता नहीं हो पाती है, तभी जाके वो इस्तीफा देगा। यानी 6 माह के अंदर वो संसद सदस्य बन जाता है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वह पद पर बना रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी? यकीन करता हूं कि आज की क्लास आपके ज्ञान में जरूर कुछ न कुछ बढ़ोतरी की होगी। ऐसे ही भारतीय शासन व्यवस्था से मजेदार कहानियां, मजेदार घटनाएं आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।